कहानी का मेन कैरेक्टर लुकास अपनी वाइफ मारिया के सामने घुटनों पर बैठा रो रहा होता है। वो उससे डिवोर्स के लिए परमिशन मांग रहा होता है, इतना कि जमीन तक झुक जाता है। मारिया उसे ऐसे देखती है जैसे उसे ये सब देखकर मजा आ रहा हो। वो हल्का सा स्मर्क करती है और आराम से डिवोर्स के लिए हाँ बोल देती है। वो कुर्सी पर आराम से बैठी रहती है और लूकस को नीचे झुके हुए देखती रहती है। फिर वो अपने पैर से उसे हल्का सा धक्का देती है और पूछती है बदले में वो उसे क्या दे सकता है डिवोर्स के लिए। लूकस की आंखों में आंसू भर जाते हैं, लेकिन वो समहाउ खुद को संभालने की कोशिश करता है। शर्म से वो अपने होंठ दबा लेता है। उसकी लाइफ पहले से ही खराब चल रही होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह है उसका फैमिली, खासकर उसका हेटेड फादर। उसका बाप दिन भर या तो शराब पीता रहता है या जुआ खेलता है और अपने बड़े हो चुके बेटे पर चिल्लाता रहता है। मां की डेथ के बाद लूकस उसी के साथ रहने लगा था, क्योंकि वही उसका इकलौता फैमिली था। हालांकि उसका बाप उस पर कोई ध्यान नहीं देता, फिर भी लूकस को अपने ऑफिस जॉब के अलावा कई पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं ताकि वो फाइनेंशियली टूट न जाए। वो एक डाइनर में वेटर का काम भी करता है, बस अपना गुजारा चलाने के लिए। एक दिन वो एक फैमिली को देखता है, एक पिता और उसका छोटा बेटा, जो वो उनके डाइनर में आते हैं। बच्चा थोड़ा नॉटी होता है और पानी गिरा देता है। तब उसका फादर लूकस से टॉवल या नैपकिन्स मांगता है। बच्चा खुद तो नहीं समझता कि उसने कितनी परेशानी कर दी, लेकिन उसका फादर उस पर चिल्लाता नहीं, बल्कि काल्मली उसका ध्यान रखता है। ये देखकर लूकस को रियलाइज होता है कि वो दूसरों की ऐसी फैमिली क्लोजनेस से जलता है। उसे भी ऐसी ही लाइफ चाहिए। घर पर उसका फादर फिर से नशे में होता है और उसे 10 मिलियन उधार मांगता है। लूकस ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी रकम है। वो अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फादर कहता है कि वो पैसे डबल करके वापस देगा। वो एक नई करेंसी के बारे में बात करता है जो सपोजिडली फ्यूचर बदलने वाली है और जिसमें वो इन्वेस्ट करना चाहता है। लूकस साफ बोल देता है कि उसके लिए उसकी मेहनत की कमाई किसी भी रिस्क की चांस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका फादर कोई एक्सक्यूज सुनना ही नहीं चाहता। वो मानता है कि वो हमेशा से होपलेस रहा है, शराब पीता रहा है और अपने बेटे पर हाथ भी उठाता रहा है, लेकिन अब वो लूकस से एक और चांस मांगता है खुद को बदलने के लिए। वो इतनी मजबूरी से ये बात कहता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लूकस इरिटेट तो होता है, लेकिन वो मना नहीं कर पाता और आखिर में अपने फादर की बात मान लेता है। वो सच में अपनी फैमिली को बचाना चाहता है, उसे नॉर्मल बनाना चाहता है। वो आखिरी बार अपने फादर पर ट्रस्ट करने का फैसला करता है और उसे पैसे दे देता है। उसका फादर खुशी से उसे थैंक करता है, उसे गले लगाता है और प्रॉमिस करता है कि उसका बेटा इस फैसले पर रिग्रेट नहीं करेगा। लेकिन उसकी ये खुशी भरी बातें भी लूकस को ज्यादा उम्मीद नहीं देती, और सही भी है, क्योंकि बहुत जल्दी लूकस का आखिरी फैमिली मेंबर भी उसे छोड़कर चला जाता है। वो अपने फादर का फ्यूनरल करता है और उसने जो करेंसी खरीदी थी वो बात धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल जाती है। उसके फादर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बारिश की वजह से उसका कंट्रोल छूट गया और वहीं उसकी मौत हो गई। लूकस को अपने आखिरी फैमिली मेंबर को खोने का दुख होता है, लेकिन साथ ही उसे एक अजीब सा रिलीफ भी महसूस होता है। इन मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ वो अपने खाली समय में शराब पीने लगता है, बिल्कुल अपने फादर की तरह। अब अकेला रहकर वो अपनी अजीब सी लाइफ के बारे में सोचता रहता है। एक दिन डिनर करते वक्त वो टीवी देख रहा होता है, जहां एक यंग आदमी का इंटरव्यू चल रहा होता है। इतनी कम उम्र में ही उसने पहले ही बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर चुका होता है और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करता है। लूकस सोचता है कि ये बड़ी सक्सेस शायद घर खरीदने जैसी कोई चीज होगी, लेकिन असल में बात कुछ और ही निकलती है। वो अमाउंट होती है करीब 4 बिलियन कोरियन वॉन। ये सुनकर लूकस को खांसी आ जाती है। प्रेजेंटर उस लड़के से पूछता है कि उसने किस में इन्वेस्ट किया था और वो बताता है बिटकॉइन। यही वही करेंसी होती है जिसके बारे में लूकस के फादर बात कर रहे थे। अब लूकस को सब समझ आ जाता है। उसे रियलाइज होता है कि टीवी पे दिख रहा आदमी उसी चीज से अमीर बना है जिस पर उसने कभी बिलीव नहीं किया। वो तुरंत अपना फोन उठाता है जो टेबल पर पड़ा होता है और चेक करने के लिए ऑनलाइन वॉलेट खोलता है कि उसने सही सुना या नहीं। प्रेजेंटर यह भी बताता है कि अगर किसी ने बिटकॉइन में बिल्कुल शुरुआत में इन्वेस्ट किया होता तो वो कितना प्रॉफिटेबल होता। इंटरव्यू देने वाला लड़का कॉन्फिडेंटली कहता है कि किसी ने भी इतना फास्ट प्राइस इंक्रीज एक्सपेक्ट नहीं किया था।
लेकिन अगर किसी ने उसी टाइम इन्वेस्ट किया होता जब लूकस के फादर ने किया था, तो उनका पैसा 2500 टाइम्स तक बढ़ जाता। लूकस के अकाउंट में अब एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है और वो बेहोश सा हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो क्या देख रहा है। बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने से पूरी दुनिया के लोग पागल जैसे हो गए हैं और लूकस भी खुद को मुश्किल से संभाल पा रहा होता है। उसके अकाउंट में 25 बिलियन वॉन होते हैं, जो उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट से करीब 2500 टाइम्स ज्यादा है। पूरा शाम वो शॉक में बिताता है, बार बार अपना ऑनलाइन वॉलेट चेक करता रहता है। दिमाग शांत करने के लिए ठंडे मौसम के बावजूद वो बाहर बाइक लेकर निकल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद भी उसे यकीन नहीं होता कि उसके अकाउंट में 20 बिलियन से ज्यादा पैसे हैं। घर आकर भी वो मार्केट प्राइस देखना बंद नहीं कर पाता, जो बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही होती है। इसलिए वो एनवायरनमेंट चेंज करने का सोचता है। सुबह उठते ही देखता है कि उसके अकाउंट में ओवरनाइट ही कई 100 मिलियन और बढ़ गए हैं। अब लुकास समझ नहीं पाता कि उसे अपने एसेट्स अभी बेच देने चाहिए या नहीं, क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत ज्यादा पैसा है। वो अपने टूटे फूटे घर में वापस आता है, दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है। वो सोचता है कि उसने पूरी जिंदगी सादगी से गुजारी है तो शायद वो पेशेंस रख पाएगा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो जाती है और लूकस एक बार फिर अपने सेविंग्स चेक करने का फैसला करता है। वो पसीने में भीगा हुआ, यकीन न होने की हालत में भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि अमाउंट फिर से बदल चुकी होती है। जितनी देर वो बाहर दिमाग शांत करने गया था, उतने में ही उसके एसेट्स में $2 मिलियन और बढ़ गए होते हैं। मतलब अब उसके पास करीब 2 बिलियन हो चुके हैं। इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी लूकस ऑफिस काम करने जाता है। एक मीटिंग में उसके डिपार्टमेंट का हेड कंपनी के पोटेंशियल क्लाइंट्स के बारे में बात कर रहा होता है। एम्प्लॉयज बुसूसन में एक क्लिनिक के साथ काम करने के रिस्क्स डिस्कस कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट हेड कहता है कि ग्रुप में से किसी को बुसोजान बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा, लेकिन लुकास के अलावा कोई भी आगे नहीं आता। सब नजरें चुरा लेते हैं। डिपार्टमेंट हेड लुकास से पूछता है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ लग रहा है। लेकिन लुकास तो बस अपने एसेट्स के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए वो कह देता है कि सब ठीक है। तब डिपार्टमेंट हेड डिसाइड करता है कि लूकस के साथ किसी और को भी भेजा जाएगा। तभी सू, जो ऑफिस की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर गर्ल्स में से एक, खुद वॉलंटियर करती है लूकस के साथ बुसूसन जाने के लिए। बाकी कॉलीग्स उसे देखते रह जाते हैं। सब उसके साथ टाइम स्पेंड करने का सपना देख रहे होते हैं। बाकी मेल एम्प्लॉयज तुरंत बोलने लगते हैं कि वो भी बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हैं, लेकिन बॉस साफ कह देता है कि 2 लोग काफी हैं। इस तरह लुकास और सू को बुसोसन भेज दिया जाता है। दोनों कार से अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं, बिजनेस इश्यूज सॉल्व करने के लिए। सू बताती है कि उसे अपनी कार चलाना बहुत पसंद है, जो उसके भाई ने उसे पिछले साल बेची थी। बुसूसन सू का होम टाउन है। पहले वो अक्सर घर जाया करती थी, लेकिन अब वीकेंड पर काम और स्पोर्ट्स की वजह से उसके पास टाइम नहीं होता। दोनों रास्ते में कैजुअल बातें करते हैं और लूकस सोचने लगता है कि अब जब उसके पास इतना पैसा है तो उसे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। सफर आराम से चल रहा होता है और लूकस और सू के बीच अच्छी कॉन्वर्सेशन होती रहती है। थोड़ी देर बाद जब वो ब्रेक लेने के लिए रुकते हैं तो लूकस सू के लिए कॉफी खरीदता है। उसे हैरानी होती है कि उसके कॉलीग्स सू से काम की बातें करने के लिए इतने ईगर रहते हैं और सू उसके हेल्प के लिए उसे थैंक्स कहती है। सू थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, नजरें घुमा लेती हैं, उसकी गाल हल्के लाल हो जाते हैं। आखिर हिम्मत करके वो लूकस के पास आती है और पूछती है कि क्या वो शाम को उसके साथ शॉपिंग चलना चाहेगा। सू काफी समय से शॉपिंग नहीं गई होती और उसके पास लूकस से कुछ और बात भी करनी होती है। लूकस थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अच्छा रहेगा, इसलिए वो हाँ बोल देता है और बाद में दोनों साथ में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले वो एक क्लोथिंग स्टोर जाते हैं और बिजनेस सूट्स देखने लगते हैं। लूकस, जो अब स्टोर्स में जाने का आदी नहीं रहा, सोचता है कि वही चीज ऑनलाइन सस्ती में क्यों नहीं मंगाई जा सकती। तभी सू अचानक ऑफर करती है कि वो लूकस को सूट चूज करने और खरीदने में हेल्प करेगी, और ये सुनकर लूकस थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। असल में ये कपड़े एक तरह का ब्राइब होते हैं, क्योंकि सू के पास एक ऑकवर्ड रिक्वेस्ट होती है। लूकस के पास शॉपिंग के लिए काफी पैसे होते हैं, इसलिए वो सू से कहता है कि वो सीधे अपनी बात बताए, घुमाए नहीं। सू बुरी तरह ब्लश करती है, शब्द ढूंढती है और आखिर में कहती है कि लूकस उसके पेरेंट्स के सामने उसका बॉयफ्रेंड बनकर एक्ट करे।
ये सुनकर लूकास शॉक हो जाता है, लेकिन सू समझाती है कि उसकी छोटी बहन पहले ही उसका ऑलरेडी एक पार्टनर है और इसी वजह से उसके पेरेंट्स सू को भी जल्दी रिलेशनशिप में डालना चाहते हैं। इतनी अचानक रिक्वेस्ट सुनकर लूकास थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कॉलीग की मदद करने के लिए हाँ बोल देता है। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। सू के पेरेंट्स अपनी बेटी के चोजन वन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो लूकास से बड़े पोलाइटली बात करते हैं, मजाक करते हैं और उसे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि क्या दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं और लूकास हाँ में जवाब देता है। सू की माँ ये जानना चाहती है कि दोनों की दोस्ती कैसे हुई, तो लूकास बताता है कि उसने उसे काम की बेसिक्स सिखाते वक्त बॉन्ड बनाया। पेरेंट्स इस जवाब से सेटिस्फाइड हो जाते हैं और आराम से खाना कंटिन्यू करते हैं। लेकिन लूकास को अचानक एक बिल्कुल अलग इमोशनली हैवी डिनर याद आ जाता है, जो उसने अपनी एक्स वाइफ के रिलेटिव्स के साथ किया था। वो लोग उसके साथ बहुत नेगेटिव और अग्रेसिव थे, उस पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने लूकास के पेरेंट्स के बारे में भी बहुत सवाल पूछे, जबकि उस वक्त तक वो दोनों गुजर चुके थे। फिर वो लोग पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में बार बार सवाल करके लूकास पर प्रेशर डाल रहे थे, ताकि वो ये कह दे कि शादी के बाद उसे फाइनेंशियली उनकी मदद करनी पड़ेगी। लूकास को उस वक्त बहुत प्रेशर और उनके बिहेवियर से कंटेम्प्ट महसूस होता है। किसी को भी उसकी अपनी ओपिनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो अपनी एक्स वाइफ के रिलेटिव्स पर अच्छा इंप्रेशन भी नहीं डाल पाया। लेकिन सू के पेरेंट्स उसे बहुत वार्म और काइंडली तरीके से वेलकम करते हैं, जिससे उसे काफी पीस महसूस होता है। सू की माँ उसे पूछती है कि उसे खाना कैसा लगा और लूकास खुशी खुशी उसकी तारीफ करता है। सू के साथ ये फेक डेट एक्सपीरियंस उसके पहले के मैरिज एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग होता है। डेट के बाद दोनों सू के पेरेंट्स को वार्म गुड बाय कहते हैं और वो लोग इस मुलाकात से काफी खुश होते हैं। सू की माँ हल्के से हिंट देती है कि उसे आज रात घर वापस आने की जरूरत नहीं है। लूकास सोचता है कि उस शाम उसे ऑकवर्ड फील न होने में सिर्फ उसके पास पैसा होने का ही हाथ था, क्योंकि उसकी एक्स वाइफ ने उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ दिया था। सू की माँ हंसते हुए दोनों से कहती हैं कि पहले उन्हें एक ग्रैंड डॉटर दे दें। ये सुनकर लूकास शर्म से पसीना पसीना हो जाता है उस वार्म वेलकम को लेकर। वो सुनता है कि सू के पेरेंट्स आपस में कह रहे होते हैं कि वो उनकी बेटी के लिए बुरा लड़का नहीं है। पेरेंट्स से मिलने के बाद लूकास और सू बीच पर वॉक करने निकलते हैं। सू थोड़ा झिझकते हुए लूकास के सामने झुकती है और उससे माफी मांगती है। उसे इस पूरी शाम को लेकर बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, लेकिन लूकास तुरंत उसे काम करने की कोशिश करता है। सू बताती है कि उसने उसके चेहरे पर टेंशन देखी थी जब उसके पेरेंट्स सवाल पूछ रहे थे, शायद उसकी पुरानी मेमोरीज की वजह से। लूकास समझ जाता है कि सू को उसकी प्रीवियस मैरिज के बारे में पता है और वो तुरंत उसे रियश्योर करता है। वो कहता है कि उसके पेरेंट्स काफी अच्छे थे और खाना भी बहुत टेस्टी था, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। लेकिन फिर भी सू को गिल्ट फील हो रहा होता है, तो लूकास कहता है कि वो दोनों किसी इंटरेस्टिंग जगह पर वॉक करके मूड बेटर कर सकते हैं। सू तुरंत सोचने लगती है कि सबसे अच्छा रूट कैसे प्लान किया जाए। वो इतनी ज्यादा सोच में डूब जाती है कि लूकास से आगे निकल जाती है और लूकास उसे आवाज लगाकर धीरे चलने को कहता है। फिर लूकास हंसते हुए समझ जाता है कि सू बस अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो गई है। सू की माँ ने जो कहा था कि वो बहुत स्टबन है, वो बात सच साबित हो जाती है। अचानक सू की नजर बीच पर किसी चीज पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लूकास को वो जगह दिखाती है जहां वो उसे ले जाना चाहती है। उस जगह को देखकर लूकास थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और हल्का सा नर्वस हंस देता है। असल में सू की नजर पास में लगे एक फॉर्चून टेलर के टेंट पर पड़ती है। दोनों डिसाइड करते हैं कि फॉर्चून टेलिंग ट्राई करते हैं। सू का रिजल्ट अच्छा आता है क्योंकि उसकी एनर्जी अच्छी और प्योर बताई जाती है। फॉर्चून टेलर उसे बहुत पॉजिटिव तरीके से डिस्क्राइब करता है, एक कॉलीग के रूप में भी और एक इंसान के रूप में भी। ये सुनकर सू बहुत खुश हो जाती है कि उसकी लाइफ में लक उसका साथ देगा। लेकिन फॉर्चून टेलर ये भी बताता है कि हाल ही में उसने एक मौका मिस किया है। वो कहता है कि सू को थोड़ा बोल्ड बनना चाहिए और हेजिटेट नहीं करना चाहिए। लूकास ये सब आधे मन से सुन रहा होता है, क्योंकि उसे इन फॉर्चून टेलिंग वाली बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। फॉर्चून टेलर आगे कहता है कि सू को अभी एक और चांस मिलेगा और उसे स्ट्रॉन्ग और अटेंटिव रहना होगा। ये सब सुनकर लूकास मुश्किल से अपनी साय रोक पाता है, लेकिन सू उसे मनाने लगती है कि वो भी उसे भी फॉर्चून टेलिंग ट्राई करने के लिए मना लेती है।
सू को लगता है कि फॉर्चून टेलर काफी ट्रस्टवर्दी है, लेकिन लूकस के पास उससे पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं होता। वो अपनी अटेंशंस फिर से सू पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फॉर्चून टेलर की नजर पहले ही उस पर टिक चुकी होती है। सबसे पहले वो लूकस के बारे में बात करती है, उसके उन दिनों के बारे में जब वो गरीबी में जी रहा था। और ये सुनकर लूकस शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस अजनबी को उसके पास्ट की इतनी बड़ी बात कैसे पता है। लेकिन फॉर्चून टेलर के अनुसार लूकस ने बहुत बड़ी लक पकड़ ली है और वो खुद उससे जेलस भी है। वो उसे सलाह देती है कि उसे दुनिया घूमनी चाहिए, नई चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी लक और भी बढ़ेगी। वो ये भी कहती है कि लूकस अपनी लाइफ वैसे जी सकता है जैसे वो चाहता है, बिना पीछे मुड़कर देखे, और वो जरूर सक्सीड करेगा। सू कैजुअली पूछने की कोशिश करती है कि लूकस की पर्सनल लाइफ में कितनी लक है, लेकिन लूकस तुरंत फॉर्चून टेलर की बातों में खो जाता है और सोच ही नहीं पाता कि वो अपनी लाइफ कैसे बदल सकता है। फिर भी उसे अच्छी बातें सुनकर थोड़ा अच्छा लगता है। जब फॉर्चून टेलिंग की पेमेंट करने का टाइम आता है तो अमाउंट देखकर लूकस डर जाता है, जबकि उसके अकाउंट में उसे सैकड़ों गुना ज्यादा पैसा पड़ा होता है। फिर भी दोनों वहां से एक अच्छे मूड में निकलते हैं। सू उसे मार्केट में साथ में ईल खाने के लिए इन्वाइट करती है। वो अभी भी सोच में डूबे लूकस का जैकेट पकड़कर उसे साथ ले जाती है। लूकस को अभी भी समझ नहीं आता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन अब उसे उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। बूसुसन में काम सेट करने में उन्हें कुल 4 दिन लगते हैं और फिर दोनों बिजनेस ट्रिप से वापस लौट आते हैं। लूकस अपने खाली पड़े अपार्टमेंट में लौटता है। वो तुरंत कंप्यूटर के पास जाता है और बिटकॉइन का रेट चेक करता है। शुरू में वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने एसेट्स पहले सेल नहीं किए और उसे 200 मिलियन का लॉस हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में सिचुएशन पलट जाती है और वो 300 मिलियन पर आवर कमाने लगता है। वो राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता कि इन एसेट्स के साथ क्या करना चाहिए। वो मेंटली पूरी तरह थक चुका होता है क्योंकि उसने पूरा वीकेंड बिटकॉइन की प्रीस ही देखते हुए निकाल दिया था। वो बार बार इसी सोच में परेशान रहता है कि एसेट्स कब बेचने चाहिए और क्या अभी बेचना सही भी है या नहीं। फिर वीकेंड खत्म हो जाता है और वो वापस ऑफिस काम पर चला जाता है। लंच के दौरान वो अपने कॉलीग्स को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हुए सुनता है। लूकस ठीक से रेस्ट नहीं कर पाया था, इसीलिए उसका फोकस भी सही नहीं होता। अब उसके अकाउंट में 40 बिलियन वॉन होते हैं और वो सोच रहा होता है कि क्या बिटकॉइन की प्राइस और भी ऊपर जा सकती है। उसके कॉलीग्स उससे पूछते हैं कि उसका और सू का बुसूसन ट्रिप कैसा रहा, और वो बस इतना कहता है कि सब काल्म था। उसके बड़े कॉलीग्स इस पर हल्के फुल्के मजाक करने लगते हैं। फिर सब लोग वापस इन्वेस्टमेंट की बातों में लग जाते हैं। लूकस का एक सीनियर कोलीग कहता है कि वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर लूकस और भी बेचैन हो जाता है। बाकी लोग भी बात करते हैं कि अगर उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज बहुत ज्यादा कमा लेते। अब वो लोग सीरियसली बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी देखने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट की बातें, क्रिप्टो करेंसी की बातें अब और भी ज्यादा लाइवली हो जाती हैं। इस बार लूकस पूरा ध्यान लगाकर ये कन्वर्सेशन सुनता है। अपने कॉलीग्स की बातें सुनने के बाद वो डिसाइड करता है कि बिटकॉइन अभी और ऊपर जाएगा। यही सोच उसे ग्रीडी बना देती है और वो अपने एसेट्स अभी सेल नहीं करना चाहता। वो लगातार मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस को क्लोजली मॉनिटर करता रहता है, लेकिन अचानक बिटकॉइन की प्राइस काफी गिर जाती है और लूकस को 6 बिलियन वन का लॉस हो जाता है। काम के दौरान एक ब्रेक में वो बाहर फ्रेश एयर लेने चला जाता है। खोया हुआ पैसा उसके दिमाग में घूमता रहता है और वो खुद को संभाल नहीं पाता। जितना पैसा उसने खोया वो उसके करीब 140 साल की सैलरी के बराबर था। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और अपने एसेट्स चेक करता है। लूकास एंजाइटी से भर जाता है और सोचता है कि क्या उसे अभी तुरंत अपने बिटकॉइंस बेच देने चाहिए। अब ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पहले से ही 30 बिलियन से ज्यादा है। उसी समय उसके कॉलीग्स उसके पास आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। लूकास अचानक चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बीच में इंटरप्ट कर दिए जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसका कॉलीग उसे देखकर स्मर्क करता है जब वो उसे बिटकॉइन की प्राइस चेक करते हुए देखता है। वो मजाक में पूछता है कि क्या लूकास भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहता है। लूकास घबराहट में पसीना पसीना हो जाता है और कोई जवाब सोचने की कोशिश करता है। कॉलीग्स को लगता है कि लूकास ठीक नहीं लग रहा, तो जरूर इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई है। लूकास असली अमाउंट नहीं बताता, लेकिन फिर भी उसके कॉलीग्स उसे सपोर्ट करते हैं और गुड लक बोलते हैं।
लूकास एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि क्या बिटकॉइन की प्राइस सच में और ऊपर जाएगी। फिर वो अपने कॉलीग्स से पूछता है कि क्या उन्होंने रीसेंट प्राइस क्रैश देखा है। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, हल्का सा मुस्कुराते हैं और सिर हिला देते हैं। लूकास समझ नहीं पाता कि वो लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो रीजन पूछता है। तभी उसका एक कॉलीग्स कहता है कि वो न्यूज़ फॉलो ही नहीं करता। फिर वो उसे करंट बिटकॉइन रेट दिखाता है और ये देखकर लूकास बिल्कुल चुप हो जाता है। प्राइस फिर से ऊपर उछल चुकी होती है और काफी जोर से। लूकास राहत के मारे ऑलमोस्ट रोने लगता है और उसके कॉलीग्स उसे सपोर्ट करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि असली ग्रोथ तो अभी शुरू हुई है। पता चलता है कि उनमें से एक ने खुद बिटकॉइन खरीदा था और वो ऑलरेडी 1 मिलियन वॉन से ज्यादा कमा चुका है। लेकिन लूकास अभी भी डरा हुआ है कि कहीं प्राइस फिर से गिर न जाए। फिर भी अपने कॉलीग्स की कॉन्फिडेंस देखकर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है कि शायद वो थोड़ा और वेट कर सकता है। और सच में अगले ही दिन बिटकॉइन की प्राइस में एक और जबरदस्त जंप आता है। पूरी दुनिया हिल जाती है। हर जगह बस क्रिप्टो करेंसी की ही बात हो रही होती है। बिटकॉइन को अब गोल्ड से भी बेहतर स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाने लगता है। और फिर एक और दिन बिटकॉइन की प्राइस एक क्रेजी लेवल तक पहुंच जाती है। जैसे ही उसके एसेट्स अब 100 बिलियन वॉन से भी ज्यादा हो जाते हैं। ये फाइनल अमाउंट देखकर लूकास ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना छूट रहा होता है और उसे ठीक से सांस भी नहीं आ रही होती। अब वो बस खुद को काल्म करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे सांस लेता है और रोने लगता है। काफी कोशिश के बाद वो खुद को संभालता है और खुद को याद दिलाता है कि ये पैसा अभी उसका नहीं है जब तक वो एसेट्स बेच नहीं देता। अब उसके लिए डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। वो इसे और डिले नहीं कर सकता। लूकास के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, सब कुछ बेच दे या थोड़ा और वेट करे। इतनी बड़ी रकम का वो आदी नहीं है, इसलिए उसे डर लग रहा है कि कहीं वो गलत फैसला ना ले ले। तभी ग्रीड उस पर हावी होने लगती है और उसे कन्विंस करती है कि वो और भी ज्यादा कमा सकता है। उसके दिमाग में डार्क थॉट्स आने लगते हैं। वो सोचता है कि बिना कुछ किए बस बैठे बैठे ही और टेंस ऑफ बिलियंस कमा सकता है। इसी सोच में आकर वो पहले डिसाइड करता है कि थोड़ा और वेट करेगा। लेकिन तभी उसे अपने फादर की आवाज याद आती है, वही जिसने कभी उसे भरोसा दिलाया था कि सब ठीक हो जाएगा। लूकास अलमारी पर रखी अपने फादर की फ्रेम्ड फोटो को देखता है। उसके फादर को कभी लगा था कि ये नई करेंसी खरीदना उसके लिए एक मौका है, एक अच्छा इंसान और अच्छा पिता बनने का। जब भी उसका फादर जुआ खेलता था, वो हमेशा प्रॉमिस करता था कि अगर वो जीत गया तो लूकास के लिए नए कपड़े और बैग खरीदेगा। लेकिन वो हमेशा अपनी लाइफ को टालता ही रहा। और अब लूकास को समझ आता है कि कुछ बदलने का टाइम आ गया है। अगले दिन सू ऑफिस में बैठकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रही होती है। काफी देर तक एक ही जगह बैठने की वजह से वो थोड़ा स्ट्रेच करती है ताकि स्ट्रेस कम हो सके। सू नोटिस करती है कि बुसूसन से वापस आने के बाद लूकास ऑफिस आया ही नहीं। वो एक मैनेजर के पास जाती है और अपना काम दिखाती है और वो उसे उसके काम के लिए थैंक करता है। मैनेजर उसे बताता है कि लूकास ने आज छुट्टी ली है, इसलिए वो ऑफिस नहीं आया। सू को थोड़ी चिंता होती है कि कहीं उसके साथ कुछ सीरियस तो नहीं हुआ। उधर लूकास आखिरकार घर से बाहर निकलता है और शॉपिंग के लिए जाता है। उसकी पहली डेस्टिनेशन होती है एक कार डीलरशिप। वहां का एम्प्लॉय उससे पूछता है कि उसे कैसी कार चाहिए। लूकास थोड़ा अनईजी फील करता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक कार पर टिक जाती है। वो एक रिसेंटली लॉन्च हुई वाइट फेरारी मॉडल होती है जो सिटी ड्राइविंग और स्पोर्ट्स दोनों के लिए डिजाइन की गई होती है। लूकास उसे खरीदने का फैसला कर लेता है, लेकिन जैसे ही शोरूम का एम्प्लॉय पेमेंट ऑप्शन समझाने लगता है, वो उसे बीच में ही रोक देता है। वो सीधा अपनी बैंक कार्ड निकालता है और कहता है कि वो पूरी पेमेंट अभी एक ही बार में कर देगा, क्योंकि एक दिन पहले ही लूकास अपने सारे एसेट्स बेच चुका होता है और करीब $100 मिलियन 100 बिलियन वॉन कमा चुका होता है। अब लूकास जवान है, अमीर है और खुद से काफी सेटिस्फाइड भी है, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आता कि इतने बड़े अमाउंट का क्या करे। इसलिए वो सबसे पहले कार खरीदने का फैसला करता है और अब उसे शोरूम से डिलीवरी का इंतजार करना होगा। इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने के बाद लूकास शोरूम से बाहर निकलता है।
बाद में उसे थोड़ा पैनिक होता है कि उसने लगभग $500 मिलियन खर्च कर दिए। फिर भी उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ ऐसा खरीदा है जो उसे सच में खुशी देता है। ये वही लिस्ट होती है जो उसने तब बनाई थी जब वो सिर्फ अमीर बनने का सपना देखता था। और उस लिस्ट का अगला स्टेप होता है एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदना। रियल एस्टेट एजेंसी में एम्प्लॉइज उसे बड़े वार्मली वेलकम करते हैं। लूकास उनसे कहता है कि उसे एक स्पेशियस अपार्टमेंट चाहिए, एक नए बिल्डिंग में जहां से हान रिवर का व्यू दिखे। ऐसी प्रॉपर्टीज यूजुअली काफी एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए एजेंसी के एम्प्लॉइज ऐसे क्लाइंट में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। लूकास अपने रियल्टर के साथ एक ऑप्शन देखने जाता है। वो एक बहुत बड़ा और नया रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है और वहां रहने के लिए उसे करीब 2.5 बिलियन वन देने होंगे। रियल्टर उसे एरिया के फायदे बताता है, जैसे वॉकिंग पाथ्स, गार्डन्स और स्विमिंग पूल। एक बड़ा एडवांटेज वहां का जिम भी होता है। जो अपार्टमेंट वो देखने जा रहे होते हैं वो 11वीं फ्लोर पर होता है और रियल्टर उसे अपने साथ आने के लिए कहता है। जैसा कि कई कोरियन अपार्टमेंट्स में होता है, डोर की कार्ड से खुलता है। अंदर कदम रखते ही लूकास अपार्टमेंट के साइज को देखकर हैरान रह जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि उसमें सुबह जॉगिंग भी की जा सकती है। रियल्टर बताता है कि अपार्टमेंट पूरी तरह फर्निश्ड है और फर्नीचर हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल से बना हुआ है। वो उसे 2 बाथरूम्स दिखाती है और दोनों ही लूकास के करंट अपार्टमेंट से भी बड़े होते हैं। लूकास मजाक में कहता है कि अब उसे मॉस्किटोज की चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के नॉइज की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। रियल्टर मुस्कुराते हुए कहती है कि यही तो हाई राइज बिल्डिंग्स का एक बड़ा एडवांटेज होता है। लूकास के लिए ये जगह इतनी लग्जूरियस होती है कि वो इससे कम में भी रह सकता था, लेकिन ये तो उससे भी कहीं ज्यादा है। वो विंडो खोलता है और सामने दिख रही रिवर का व्यू देखकर पूरी तरह चुप हो जाता है। वो इतना खूबसूरत होता है कि लूकास उसे देखकर खुद ब खुद उसकी तारीफ करने लगता है। रियल्टर उससे पूछती है कि उसे कैसा लगा और कहती है कि वो उसे और ऑप्शंस भी दिखा सकती है, लेकिन लूकास पूरी तरह सेटिस्फाइड होता है। वो उसके साथ खड़ी लड़की की तरफ मुड़कर कहता है कि वो यही अपार्टमेंट लेगा। रियल एस्टेट एजेंसी में उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है और लूकास बिना देर किए उसे साइन कर देता है। फिर उसे कहा जाता है कि मूव इन करने के लिए उसे डाउन पेमेंट और ब्रोकरेज कमीशन देनी होगी, लेकिन लूकास अपना साथ लाया हुआ सूटकेस निकालता है और कहता है कि वो पूरी पेमेंट एक साथ करेगा। वो सूटकेस खोलता है और बताता है कि वो कैश में पेमेंट करेगा। इतनी बड़ी अमाउंट कैश में देखकर वहां की लड़कियां शॉक हो जाती हैं और लूकास उनसे कहता है कि ब्रोकरेज कमीशन के लिए एक चेक तैयार कर दें। उसी समय उस ऑफिस में जहां लूकास काम करता है, वहां ऑफिस में मैनेजर अपने कलीग के साथ स्टोरेज रूम में फ्लर्ट कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो उसे कल रेस्टोरेंट ले गया था और अब किसी और बेहतर जगह चलने का सजेशन देता है। वो अपनी स्माइल और स्टाइल से उसे इम्प्रेस कर लेता है और लड़की भी उसके फ्लर्टिंग में आ जाती है। तभी अचानक सू स्टोरेज रूम में घुस आती है और सीधे मैनेजर डैन के पास पहुंच जाती है। डैन की गर्लफ्रेंड थोड़ा साइड में होती है और सू उसके पास और करीब आ जाती है। वो बहुत पास आकर उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है। डैन इस सडन एंट्री से थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और समझ नहीं पाता कि सू उसे क्या पूछना चाहती है। सू सीरियस नजर से उसे देखती है और पूछती है कि क्या उसे लूकास का एड्रेस पता है। डैन को समझ नहीं आता कि सू जैसी पॉपुलर लड़की को लूकास का एड्रेस क्यों चाहिए। सू कहती है कि वो उससे मिलने जाना चाहती है क्योंकि वो लूकास के इतने दिन से ऑफिस न आने को लेकर वरीड है। डैन थोड़ा मजाक में सोचता है कि क्या सू अपने सभी कॉलीग्स के लिए इतनी ही कंसर्न रहती है, लेकिन उसे लूकास का एड्रेस नहीं पता होता, इसलिए वो कहता है कि वो उसे कॉल कर सकता है और पूछ सकता है। आखिर में डैन मैसेंजर पर लूकास को कांटेक्ट करता है और लूकास उन्हें अपना एड्रेस दे देता है। इतनी जल्दी रिप्लाई देखकर डैन को शक होने लगता है कि कहीं सू को लूकास में इंटरेस्ट तो नहीं हो गया। डैन उसे देखता रहता है और सू तो अपकमिंग मीटिंग के एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट खुशियों से झूम रही होती है। काम के बाद सू और डैन लूकास के लिए कुछ स्नैक्स लेकर उसके घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में सू सोचती रहती है कि लूकास का घर कैसा होगा। वो काफी क्यूरियस होती है। उसे लगता है कि लूकास अकेला रहता है तो उसका अपार्टमेंट छोटा होगा और शायद नीट और क्लीन भी होगा। डैन भी इमेजिन करता है कि लूकास का घर कैसा होगा। उसे लगता है कि वो सिंपल और मिनिमलिस्ट होगा। लेकिन जब वो उस एरिया में पहुंचते हैं जहां लूकास रहता है तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग होता है। अपार्टमेंट के अंदर जाते ही
सू और डैन शॉक और हॉर डैन और सू ने सोचा था, लेकिन लूकस को इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि घर टाइडी नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी मूव करने वाला होता है। डैन इस हालत को देखकर डर जाता है, क्योंकि अपार्टमेंट घर से ज्यादा किसी वेयरहाउस जैसा लग रहा होता है और उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही होती है। लूकस समझाता है कि ये घर की वजह से नहीं है, बल्कि पास में सूअर लीक हो रहा है। सू दीवार को हाथ लगाती है, जो काले मोल्ड से पूरी ढकी हुई होती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि लूकस इतने समय से अकेला ऐसे घर में रह रहा था। डैन चुपके से सू को देखता है, जो इमोशन से कांप रही होती है। तब वो डिसाइड करता है कि वो लूकस की शिफ्ट में हेल्प करेगा और सामान पैक करने में मदद करेगा। सू भी तुरंत इस आइडिया को सपोर्ट करती है। लूकस पूछता है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि इस काम में गंदगी हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लूकस अपने कॉलीग्स की हेल्प और कंसर्न के लिए थैंकफुल होता है। फिर वो सब पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं। वहां डैन की नजर एक कार पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। उसका ध्यान सीधा लेटेस्ट फेरारी मॉडल पर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी लग्जरियस कार यहाँ क्या कर रही है। डैन सोचता है कि वो इसे करीब से देखना चाहता है, लेकिन अपने कॉलिग्स के सामने थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। लूकस उसकी इंटरेस्ट नोटिस करता है और आराम से फेरारी के पास जाता है और कहता है कि बॉक्सेस इसमें रख देते हैं। ये सुनकर डैन और सू दोनों स्पीचलेस हो जाते हैं। पहले डैन को लगता है कि लूकस ने ये कार मूव के लिए रेंट की है, लेकिन जैसे ही लूकस कहता है कि ये उसकी अपनी कार है, डैन शॉक में पसीना पसीना हो जाता है। दोनों को लगता है कि शायद लूकस को कोई इनहेरिटेंस मिला है, वरना वो $400 मिलियन की कार कैसे खरीद सकता है। लेकिन डैन के दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है, वो इसे चलाकर देखना चाहता है। लूकस उन्हें इनवाइट करता है कि वो उसका नया अपार्टमेंट भी देखने चलें। डैन और सू तुरंत रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लूकस का नया घर देखने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि कार में सिर्फ एक पैसेंजर सीट है, मतलब सिर्फ एक ही इंसान उसके साथ जा सकता है। सू सोचती है कि उसे अलग से आना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे छोटी है। लेकिन जैसे ही वो ये बात बोलने वाली होती है, डैन कह देता है कि वो अलग से जाएगा। सू इस बात से थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन डैन कहता है कि उसे अपनी कार भी लेनी है। वो अपनी कार की तरफ जाता है और कहता है कि वो लूकस और सू को फॉलो करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रहा होता है, क्योंकि वो भी फेरारी में बैठना चाहता था। फिर भी वो ये फैसला इसलिए लेता है ताकि सू को लूकस के साथ थोड़ा अकेले टाइम मिल सके। लूकस सू की तरफ मुड़कर कहता है कि बुसूसन ट्रिप के बाद ये पहली बार है जब वो दोनों अकेले हैं। सू बताती है कि उसके पेरेंट्स ने लूकस को उस लड़के के रूप में देखना शुरू कर दिया है, जिससे वो फ्यूचर में शादी कर सकती है। ये सुनकर लूकस मजाक में पूछता है कि क्या उसे उसका हस्बैंड बनकर रोल प्ले करना चाहिए, और ये सुनकर सू ब्लश करने लगती है। सू थोड़ा हेजिटेट करती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उस टॉपिक पर कैसे बात शुरू करे जो उसे अंदर से परेशान कर रहा है। लूकस उसकी ऑकवर्ड कोशिशों को देखता है और हल्के से हंस देता है। सू हाथ हिलाकर बात को टाल देती है। वो मोमेंट खराब नहीं करना चाहती, भले ही वो लूकस की एक्स वाइफ के बारे में जानने के लिए काफी क्यूरियस हो। लूकस उसे थैंक्स करता है कि वो और डैन उससे अनकंफर्टेबल सवाल नहीं पूछते और उसका ध्यान रखते हैं, और पेशेंस दिखाने के लिए सू हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है कि जब लूकस रेडी होगा तब वो उससे जरूर सवाल पूछेगी। वो ये भी जानने की कोशिश करती है कि लूकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन लूकस सस्पेंस बनाए रखना चाहता है। इसी दौरान कंपनी के डायरेक्टर की एक अननोन वुमन के साथ फोन पर बात हो रही होती है। वो वुमन बताती है कि वो पुराने सामान देख रही है और कुछ फोटोज भी देख रही है। उनमें से एक फोटो में मरिया और लूकस की वेडिंग की तस्वीर होती है। वो औरत उस फोटो को गुस्से में कसकर पकड़ लेती है और उसे मोड़ देती है। तब रिवील होता है कि फोन पर बात करने वाली वही मारिया है, लूकास की एक्स वाइफ। डिवोर्स को 6 महीने हो चुके होते हैं और अब वो उसी ऑफिस में वापस काम करने का फैसला करती है जहां लूकस काम करता है। उधर लूकस की नई कार सड़कों पर तेजी से दौड़ रही होती है, चमकती हुई बिल्कुल नई जैसी। कार डैन चला रहा होता है, क्योंकि लूकस ने उसे ड्राइव करने दिया है और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। लूकस उसे कहता है कि ध्यान से चलाए, वरना दोनों की जान जा सकती है। लेकिन डैन इतना खुश होता है कि वो ठीक से सुन ही नहीं पाता। फिर डैन के मन में एक सवाल आता है और वो लूकस से पूछना चाहता है कि
कि क्या वो एक सवाल पूछ सकता है। लूकास को थोड़ा सरप्राइज होता है और डैन पूछता है कि वो सू के बारे में क्या फील करता है। लूकास समझ नहीं पाता कि वो अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, लेकिन डैन कहता है कि वो बस क्यूरियस है। लूकास को इसमें कोई चाल नहीं लगती, तो वो सोचने लगता है कि क्या जवाब दे। वो सोचता है कि सू काइंड है, कैपेबल है, केयरिंग है और ओवरऑल एक अच्छी लड़की है। डैन फिर पूछता है कि बस इतना ही, लेकिन लुकास को समझ नहीं आता कि डैन और क्या सुनना चाहता है। उधर ऑफिस में ब्रेक के दौरान उसके सीनियर कॉलेग्स उसे घेर लेते हैं और उसकी नई कार के बारे में सवाल करने लगते हैं। सबने पार्किंग लॉट में फेरारी देख ली होती है और मान लेते हैं कि लुकास इन्वेस्टमेंट से अमीर बन गया है। लुकास कहता है कि उसने अपने अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करके और प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके अपना कैपिटल बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ उसके कॉलीग्स ने बिटकॉइन में कुछ पैसा लूज कर दिया होता है, इसलिए वो लूकास से एडवाइस मांगते हैं, क्योंकि अब वो उन्हें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर लगता है। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि लूकास इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्ट है और नए प्लान्स बना रहा होगा, लेकिन लूकास को खुद नहीं पता होता कि वो उन्हें क्या बताए, कोई स्टोरी बना दे या पूरी सच्चाई बता दे। लूकास आखिर में कहता है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के लिए इंसान का दिल बीस्ट जैसा होना चाहिए। उसे पता होता है कि ये जवाब उसके कॉलीग्स को कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी वो सच बोलने का फैसला करता है। हालांकि उसके कॉलीग्स इस एडवाइस को अपने तरीके से समझते हैं और सोचते हैं कि यहाँ टेक्निक से ज्यादा साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। मैनेजर उससे पूछता है कि क्या वो बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट करता है। लूकास कहता है कि उसने 2 और क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है। कार और हाउस खरीदने के बाद उसने बाकी पैसा फिर से क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, लेकिन वो एडवाइस देने से डरता है, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी उसी पर आएगी। लूकास जिन क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता है वो हैं रिपल और इथेरियम। ये दोनों रिलेटिवली नई हैं, इसलिए उसके कॉलीग्स जानना चाहते हैं कि उसने इन्हें क्यों चुना। लूकास कहता है कि उसे ये रिलायबल लगती हैं। रिपल बैंक्स के बीच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है और इथेरियम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करता है। लूकास मानता है कि यही वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मीडिया और इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगी। लूकास ने सच में इन नई क्रिप्टो करेंसीज पर अच्छी खासी रिसर्च की होती है। उसी समय सू विमेन्स रेस्टरूम में खुद को ठीक कर रही होती है। जब वो लूकास के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे दूसरी लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं। वो लोग लूकास और उसकी फेरारी को लेकर गॉसिप कर रही होती हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लूकास इतना अमीर हो सकता है। सू को हैरानी नहीं होती कि कंपनी में इतनी जल्दी रूमर्स फैल गए हैं। एक लड़की कहती है कि लूकास ने कार खरीदने के लिए लोन्स लिए हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो गैम्बलिंग करता है और शराब पीता है। एक लड़की तो ये कहकर डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि उसे नहीं पता था कि लूकास इतना खराब इंसान है। सू ये सब सुनकर और नहीं सह पाती और सीधे उन लड़कियों के पास चली जाती है। उसकी अचानक एंट्री से सब घबरा जाते हैं। सू का एक्सप्रेशन इतना सीरियस होता है कि माहौल ही हैवी हो जाता है और वो जानना चाहती है कि ये रूमर्स फैला कौन रहा है। इसी दौरान लूकास की एक्स वाइफ मरिया उसी ऑफिस में पहुंचती है जहां वो काम करता है। मरिया मैनेजर से बात करने की कोशिश करती है, जो उसे पहचान लेता है लूकास कहां है। मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसका एक्स हस्बैंड यहां नहीं है। वो कहता है कि अगर मरिया कुछ मैसेज देना चाहती है तो वो लूकास तक पहुंचा देगा। लेकिन तभी लूकास ऑफिस में एंटर करता है, हाथ में डॉक्यूमेंट से भरे बॉक्सेस लेकर। बॉक्सेस थोड़ा हिलते हैं और गिरने ही वाले होते हैं। तभी मरिया आगे बढ़कर उन्हें संभाल लेती है। लूकास उसे थैंक्स कहता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है उसे एहसास होता है कि किसने मदद की। वो मरिया को पहचान लेता है और उसके अंदर पैनिक की पहली लहर दौड़ जाती है। मरिया उसे वार्न करती है कि ऑफिस में थोड़ा केयरफुल रहा करे। फिर वो पूछती है कि उसका एक्स हस्बैंड कैसा है, लेकिन लूकास को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसके दिमाग में उनके हनीमून की मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं। तब मरिया ने उसे बहुत देर तक डांटा था, क्योंकि उसने गलत होटल बुक कर दिया था, जो उसके हिसाब से ठीक नहीं था। लूकास समझाने की कोशिश करता है कि उसने रिव्यूज देखकर ही होटल चुना था, लेकिन मरिया फिर भी नाराज रहती है। वो उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। पूरी शादी के दौरान मरिया उसे इंसल्ट करती रही और हर बात के लिए उसे ही दोषी ठहराती रही, उसे ये यकीन दिलाते हुए कि उससे शादी करके उसने उस पर कोई एहसान किया है। इसीलिए मरिया को पूरा भरोसा होता है कि उसका अपने एक्स हस्बैंड पर अभी भी कंट्रोल है।
लेकिन लूकस अब पहले जैसा नहीं रहा। भले ही ये मुलाकात उसे थोड़ी देर के लिए हिला देती है। मरिया कहती है कि वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहती है और लूकस लंबी भारी सांस लेता है। फिर वो अपने हाथ में पकड़े बॉक्सेस जमीन पर जोर से रख देता है, जिससे मरिया थोड़ा घबरा जाती है। आसपास के कलीग्स उनकी तरफ देखने लगते हैं, ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है। इस बार लूकस बिल्कुल काम होकर मरिया की आंखों में देखता है, जैसा वो पहले कभी नहीं करता था। वो उसके हाथ से डॉक्यूमेंट्स लेता है और फिर ऐसे चला जाता है जैसे इस मुलाकात से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मरिया इस रिएक्शन से अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है और अपने होंठ दबा लेती है ताकि सबके सामने चिल्ला ना दे। वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है, ये याद करते हुए कि पहले लूकस उसकी आंखों में देख भी नहीं पाता था। लेकिन डिवोर्स के बाद वो पूरी तरह बदल चुका है। उसे गुस्सा आता है कि लूकस ने डिवोर्स के बाद फेरारी खरीद ली, और अगर वो थोड़ी और पेशेंस रखती तो शादी में तो शायद वो भी उस कार की हकदार बन जाती। लेकिन अब जब वो मौका हाथ से निकल गया है, मरिया एक नया मौका बनाना चाहती है। वो रोते हुए अपने ऑफिस लौटती है और बहुत दुखी दिखती है। उसके कॉलीग्स तुरंत उसके पास आ जाते हैं और उसे सपोर्ट करने लगते हैं। मारिया तुरंत कहानी घुमा देती है और लूकस को विलन बना देती है, ये झूठ बोलते हुए कि उसने उस पर चिल्लाया और उसे इंसल्ट किया। डिपार्टमेंट हेड चुपचाप ये सब देख रहा होता है। वो एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि उसे अपने कॉलीग्स की बातों पर भरोसा नहीं होता। उसे साफ दिख रहा होता है कि मरिया नाटक कर रही है। उधर लूकस अपने ऑफिस में चुपचाप काम कर रहा होता है और अभी जो हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। उसे पहले से पता था कि सेपरेशन के बाद कभी ना कभी मरिया वापस काम पर आएगी। वो सोचता था कि उससे दोबारा मिलना कैसा होगा, लेकिन असल में उतना बुरा नहीं निकला। तभी मैनेजर उसके पीछे से आता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। फिर वो उसे रूफ पर बुलाता है, जहां उसका कॉलीग अचानक उसे गले लगा लेता है। वो लूकस को थैंक्स करता है, क्योंकि उसकी एडवाइस की वजह से उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ। लूकस थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि कारण समझ नहीं पाता। तो उसका कॉलीग कहता है कि वो क्वोट्स चेक करे। पता चलता है कि आज सुबह ही रिपल की प्राइस 70% बढ़ गई है। लूकस ये जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है कि अब उसके पास कुल कितना पैसा है और वो हिसाब लगाने लगता है। पता चलता है कि उसके एसेट्स अब करीब $98 मिलियन हो चुके हैं। जिन कलीग्स ने रिपल में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने अपनी कई सालों की सैलरी एक ही बार में कमा ली। मैनेजर लुकास को थैंक्स करता है जो कुछ उसने उनके लिए किया उसके लिए, लेकिन लुकास कहता है कि ये सब उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉलीग्स ये जानना चाहते हैं कि लुकास ने खुद रिपल में कितना इन्वेस्ट किया था। लुकास सच नहीं बताता, बल्कि एक बिलीवेबल जवाब देता है। वो कहता है कि उसने 1 बिलियन रिपल और 1 बिलियन इथीरियम में इन्वेस्ट किया था। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और इतना प्रॉफिट कमाया। लूकस एडवाइस देने से मना कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट हर किसी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वो ये जरूर कहता है कि वो अभी रिपल सेल नहीं करेगा, थोड़ा और वेट करेगा। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में ये रूमर फैल जाता है कि लूकस ने क्रिप्टो करेंसी से जैकपॉट मार लिया है। लूकस का कम उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस अब पूरे ऑफिस में चर्चा का टॉपिक बन जाती है। लोग ये भी बात करते हैं कि लूकास के कॉलीग्स भी उसकी तरह इन्वेस्ट करके अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कोई उसके बारे में बुरे रूमर्स फैला रहा होता है कि उसने अपनी एक्स वाइफ को मारा और उससे पैसे भी लिए। मरिया ये सब सुन लेती है और उसे पता चलता है कि लोग समझ चुके हैं कि कोई जानबूझकर लूकास को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसका प्लान फेल हो रहा होता है और लोग लूकास को गलत नहीं बल्कि सही समझ रहे होते हैं। गुस्से में वो लगभग खुद को एक्सपोज कर देती है, लेकिन फिर जल्दी से वहां से निकल जाती है। जहां वो खड़ी थी वहां बस एक मुड़ा हुआ ड्रिंक कप रह जाता है। लंच टाइम होता है और सब लोग ब्रेक पर जाते हैं। सू कैफे में विंडो के पास बैठी होती है, बाहर देखते हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कैफे में बैठे लड़के उसे देखते रहते हैं और खुलकर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन सू काफी नर्वस और परेशान लग रही होती है। उसका चेहरा थोड़ा पेल पड़ जाता है। तभी डैन कैफे में आता है और उसे नाम लेकर बुलाता है। उसके हाथ में ड्रिंक्स की ट्रे होती है। वो पूछता है कि सू कितनी देर से वेट कर रही है, लेकिन वो कहती है कि वो अभी अभी आई है। असल में डैन ने उसे यहां बुलाया होता है, लुकास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। डैन पहले उससे एक सवाल पूछना चाहता है, फिर बाकी बात करेगा। वो पूछता है कि सू को लूकस के बारे में जो रूमर्स फैल रहे हैं, गैम्बलिंग और अपनी वाइफ के साथ बुरा बिहेवियर,
उनके बारे में क्या लगता है? सू तुरंत जोर से बोलती है कि ये सब बिल्कुल बेकार बातें हैं और वो इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। कोई जानबूझकर ये सब फैला रहा है। ये जवाब सुनकर डैन सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर वो उससे एक और सवाल पूछता है। आखिर में डैन सीधे पूछ देता है, क्या सू लूकास से प्यार करती है? ये सुनते ही सू गहरी तरह से ब्लश करने लगती है और शर्म के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती। वो हड़बड़ाकर चिल्लाने लगती है और डैन की बातों को टालने की कोशिश करती है। डैन हल्का सा हंसता है और कहता है कि एक्टिंग मत करो, उसे सब समझ आ रहा है और वो बस मदद करना चाहता है। वो सू से कहता है कि वो अभी लूकास के पास जाए और अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दे। उधर लूकास ब्रेक पर होता है और उसके खुश कॉलीग्स उसे गले लगा रहे होते हैं। लूकास पर भरोसा करके उसके कॉलीग्स ने अपने एसेट सेल नहीं किए और वो सही साबित हुए। लूकास ज्यादा खुश नहीं होता कि अब उसे थैंक्स बोलने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसके कॉलीग्स उसे बार बार थैंक करने लगते हैं क्योंकि लूकास की एडवाइस की वजह से उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लूकास के जैकपॉट की खबर फैलते ही कंपनी के ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी में कूद पड़ते हैं। जल्द ही जिन लोगों ने लूकास पर भरोसा करके रिपल में इन्वेस्ट किया था वो सब भारी प्रॉफिट कमाते हैं। कॉलीग्स मजाक में लूकास को फाइनेंशियल गॉड कहने लगते हैं और उसे अपनी लव तक कन्फेस करने लगते हैं। एक कॉलीग कोशिश करता है पता लगाने की कि लूकास ने आखिर कितना पैसा कमाया है, लेकिन लूकास बात को टाल देता है। असल में लूकास के अकाउंट में इस वक्त करीब 578 बिलियन वन होते हैं। इतनी बड़ी रकम से तो प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी को खरीदा जा सकता है। जब लूकास ने नई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया था उसे लगा था कि प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि सिर्फ एक महीने में हालात इतने क्रेजी हो जाएंगे। उसने ह्यूमन ग्रीड का अंदाजा लगाया था, लेकिन ग्रोथ उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा तेज निकली। अब ऑफिस की लड़कियां भी उसके पास इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने आने लगती हैं। लूकास कहता है कि अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की है, हाल ही में प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और इसका मतलब है कि कभी भी अचानक गिर भी सकती हैं। लड़कियां ये उसे एडवाइस के लिए थैंक्स बोलती हैं और पूछती हैं कि और कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। उधर मरिया अपने एक्स हस्बैंड को मिल रही अटेंशन देखकर गुस्से से भर जाती है। फ्रस्ट्रेशन में वो खुद को रेस्ट रूम में बंद कर लेती है और गुस्से में ट्रैश कैन को लात मार देती है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस इंसान को वो बेवकूफ समझती थी आज सब उसी की तारीफ कर रहे हैं। उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो लूकास को यूज करने का प्लान बनाती है। वो उसका रेपुटेशन खराब करना चाहती है और उसका पैसा अपने कब्जे में लेना चाहती है। उधर लूकास अपने फोन पर चैट्स देख रहा होता है जहां हर जगह क्रिप्टो करेंसी की ही बातें चल रही होती हैं। तभी अचानक उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जो उसे शॉक कर देता है। मरिया उसे मैसेज करती है जैसे उनके बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो लिखती है कि वो गलत थी और उसे डेट पर चलने के लिए इनवाइट करती है। लूकास ये बेकार मैसेज डिलीट करने ही वाला होता है, तभी सू का कॉल आ जाता है। वो तुरंत फोन उठा लेता है ये जानने के लिए कि उसने क्यों कॉल किया। सू थोड़ी व्रीड आवाज में कहती है कि कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। वो घर पर अपने पैजामेज में बैठी होती है, एक स्टफ्ड टॉय को हग करके, और कहती है कि वो बस लूकास से बात करना चाहती थी। लूकास पूछता है कि क्या सू भी आराम कर रही है, तो वो बताती है कि वो अभी ट्रेनिंग से वापस आई है। लूकास कहता है कि वो अगले दिन शॉपिंग पर जाने वाला है क्योंकि उसने अपना पुराना फर्नीचर फेंक दिया है। ये सुनकर सू तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती है। लूकास थोड़ा हेजिटेट करता है जवाब देने में, जिससे सू को चिंता होने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो उसे डे टाइम में शॉपिंग मॉल पर मिलने के लिए हाँ बोल देता है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं और कॉल कटते ही सू खुशी से चिल्लाती है और अपने पिल्लों में मुंह छुपाकर खुद को काम करने की कोशिश करती है। फिर उसे अचानक डैन के साथ हुई बात याद आती है जब उसने उसे कन्फेस करने के लिए पुश किया था। सू को नहीं पता कि वो सक्सीड करेगी या नहीं, लेकिन वो पूरी कोशिश करना चाहती है। अगला दिन आता है और लूकास जल्दी जल्दी मॉल पहुंच जाता है। वो इतना जल्दी आ जाता है कि खुद ही साई करने लगता है। वो सोचता है कि सू का इंतजार किसी कैफे में करेगा। तभी अचानक सू उसे आवाज देती है। वो भी जल्दी जल्दी आती है बस लूकास को देखने के लिए। वो खुशी से लिटरली चमक रही होती है और आसपास के लोग उसे देखकर मुड़कर देखने लगते हैं। लूकास नोटिस करता है कि सू अब उसे काम पर भी इनफॉर्मल तरीके से बुला रही है, तो वो उसे इसकी परमिशन दे देता है। इसके बाद सू उसे अंदर शॉपिंग सेंटर चलने के लिए कहती है। वो चुपके से लूकास को देखती रहती है
और उसे एडमायर करती है। वो खुश होती है कि लूकस ने उसे अपने साथ बाहर आने के लिए हाँ कहा। दोनों मॉल के अंदर जाते हैं, लूकस की प्लानिंग के हिसाब से शॉपिंग करने। उधर मरिया कैफे में बैठी लूकस का इंतजार कर रही होती है और गुस्से से भर जाती है कि वो लेट है, जबकि लूकस का आने का कोई प्लान ही नहीं होता। शॉपिंग सेंटर काफी क्राउडेड होता है और स्टाफ उन्हें पोलाइटली ग्रीट करता है। सू सोचती है कि यह पहली बार है जब वो लूकस के साथ काम के बाहर अकेली है। उसके दिमाग में आता है कि शायद ये एक डेट जैसा फील हो रहा है। तभी लूकास उसका ध्यान किसी चीज की तरफ खींचता है और उसे देखने के लिए कहता है। एक आदमी अपने लिए नए ब्लैंकेट्स चुन रहा होता है और उसे एक बहुत सॉफ्ट ब्लैंकेट मिलता है। लूकास उसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है और ये देखकर सू को अच्छा लगता है कि उसका कंपेनियन इतनी छोटी छोटी चीजों में खुश हो रहा है। उनकी शॉपिंग ट्रिप और भी मजेदार बन जाती है। लूकास पहली बार इतने सॉफ्ट और कोजी ब्लैंकेट्स देख रहा होता है, क्योंकि वो हमेशा मोटे और हैवी ब्लैंकेट्स इस्तेमाल करता आया है। इसलिए वो खुश होकर एक साथ 3 सेट्स खरीदने का फैसला कर लेता है। लेकिन खरीदने से पहले ही उसका ध्यान किसी और चीज पर चला जाता है। इस बार उसे एक नया कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर पसंद आ जाता है। फिर उसकी नजर एक रेफ्रिजरेटर पर पड़ती है, जिसके डोर में टच स्क्रीन लगा होता है। वॉशर और ड्रायर भी उसके नए घर के लिए इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। फिर वो एक सोफा देखता है जिसका एंगल एडजस्ट किया जा सकता है। जिंदगी में पहली बार लूकास बिना ज्यादा सोचे पैसे खर्च कर रहा होता है और ये उसे अंदर से खुश कर रहा होता है। वो मानता है कि जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो मॉल एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह बन जाता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे बचपन के किसी गेम में उसने चीट कोड अनलॉक कर लिया हो। फिर लूकास सू से पूछता है कि क्या उसके साथ शॉपिंग करना उसे बोरिंग लग रहा है, लेकिन सू तो बिल्कुल खुश होती है। हालांकि मजे के साथ साथ सू के मन में कुछ अजीब फीलिंग्स भी चल रही होती हैं, खासकर क्योंकि डैन ने उससे कहा था कि उसे लूकास से अपने फीलिंग्स कन्फेस करने चाहिए। सू को समझ आ जाता है कि वो हमेशा के लिए हेजिटेट नहीं कर सकती। वो डिसाइड करती है कि आज सब कुछ बता देगी, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करती है, लूकास उसे बीच में रोक देता है। दोनों अचानक ऑकवर्ड हो जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सू कहती है कि पहले लूकास बोले, लेकिन लूकास कहता है कि वो पहले सुनेगा। फिर भी सू उसे मनाती है कि वो पहले बोले। लूकास जो बोलता है उसे सुनकर सू पूरी तरह सरप्राइज हो जाती है। वो दोबारा पूछती है कि क्या उसने सच में वही कहा जो उसने सुना। उधर मरिया, जो कैफे में बैठी लूकास का इंतजार कर रही थी, गुस्से में अपने हाथ भींचे बैठी होती है क्योंकि वो आया ही नहीं। ऑफिस में एक और ब्रेक के दौरान एम्प्लॉइज रिपल की बढ़ती प्राइस देखकर खुशियां मना रहे होते हैं। सब लोग जोर जोर से एक्साइटेड होकर बातें कर रहे होते हैं। लूकास ये सब बाहर से ऑब्जर्व करता है और देखता है कि अब और भी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आदमी पहले क्रिप्टो करेंसी को गैम्बलिंग कहकर मजाक उड़ाता था, अब वही सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन इस एक्साइटमेंट के साथ साथ रिपल की प्राइस बढ़ने के साथ साथ इथीरियम की प्राइस भी तेजी से ऊपर जा रही होती है। ये देखकर लूकास काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाला ये ह्यूज प्रॉफिट ऐसे लोगों को भी बदल सकता है जो पहले इसे गलत मानते थे। लूकास के हिसाब से ग्रीड लोगों को जोड़ती भी है, लेकिन इसका एंड क्या होगा ये किसी को नहीं पता। कभी कभी सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अगर प्राइस गिर जाए तो इंसान सब कुछ खो सकता है। और जब लॉसेस शुरू होते हैं तो इंसान अपनी ही पर्सनल हेल में फंस जाता है। लूकास मानता है कि वो भी इन रूल्स से अलग नहीं है, उसे भी इन्हें फॉलो करना पड़ेगा। उसे अपने फादर की बात याद आती है कि गेम टेबल पर जीतने का मतलब ये नहीं कि तुमने पैसे कमा लिए। असल में पैसा तब मिलता है जब तुम सही समय पर उठते हो। लूकास समझता है कि ग्रीड को कंट्रोल करना जरूरी है और सही टाइम पर बाहर निकलना ही असली जीत है। ऑफिस के चैट्स में लोग इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे होते हैं और लूकास को उसकी वैल्यूएबल एडवाइस के लिए थैंक्स कह रहे होते हैं। लेकिन ये सब देखकर उसका कॉलीग जैक इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा से क्रिप्टो करेंसी को एक बेकार और रिस्की चीज मानता था। उसे लगता है कि लूकास बस लकी था और कि उसे कुछ भी समझ नहीं है। जैक को लगता है कि असली इन्वेस्टिंग सिर्फ वही कर रहा है। वो खुश होता है कि उसने 1 महीने में 100 मिलियन वॉन कमा लिए और उसे लगता है कि अब उसकी लाइफ बदलने वाली है। वो सपने देखने लगता है, हान रिवर व्यू वाला लग्जरी अपार्टमेंट, एक स्पोर्ट्स कार और सू से शादी।
वो सू से काफी समय से प्यार करता है। उसी बीच ऑफिस चैट में लुकास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि वो अपनी सारी क्रिप्टो करेंसी बेचने वाला है। ये सुनकर एक सीनियर कॉलीग कहता है कि ये बेवकूफी है, क्योंकि लूकास इससे और भी ज्यादा कमा सकता है। जैक तो और भी अग्रेसिव हो जाता है और चैट में लिखता है कि लूकास की बात पूरी तरह बेकार है और अभी किसी को भी क्रिप्टो सेल नहीं करनी चाहिए। उसके हिसाब से अगर लूकास इतना बड़ा मौका छोड़ रहा है तो वो बिल्कुल एमेचर है। लूकास कुछ मैसेजेस का जवाब देता है, लेकिन किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करता। फिर वो फोन साइड में रख देता है और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगता है। अब वो अपने बॉस से मिलने का फैसला करता है एक इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए, और वो निकल पड़ता है। ऑफिस में पहुंचता है एक सीरियस कन्वर्सेशन के लिए रेडी होकर। वो उस फ्लोर पर जाता है जहां उसे जाना होता है और अपने मैनेजर के पास पहुंचता है। वो पूछता है कि क्या उसके पास बात करने के लिए 1 मिनट है। मैनेजर उसके हाथ में पेपर्स का बंडल देखता है और समझ जाता है कि लूकास कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाहता है।